आज हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। हालांकि एंथैल्पी मैंने तुम्हारे लिए अभी तक डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग बस इतना समझ लो दैट एंथैल्पी मीन्स एनर्जी ओनली, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इसी को लाइक टेक इट एज अ बेस और चलते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा आता है एंथैल्पी, दिस कम्स इन योर थर्मोडायनेमिक्स, जो हम गैसियस स्टेट के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आगे आएगा चैप्टर, उसमें हम इसको देखेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक फॉर द डे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए आई विल टेक सम टाइम। देखो भाई, ये तुम्हारे पास एक एटम है अगर, ठीक है। अगेन आई एम यूजिंग द बोज मॉडल टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम इसको बार बार इसी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तुम्हें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा होगा इनके बीच में, है ना। अगर मैं उस अट्रैक्शन को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे r कहूं तो ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो फोर्स होगा कैसा होगा? अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव है, फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव है, तो उसको छुड़ाने के लिए, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना हो, इससे दूर लेके जाना हो, तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और कुछ फोर्स लगाऊंगा तो कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, है ना। और वर्क करूंगा दैट मीन्स मैं उसे एनर्जी दे रहा हूं। क्लियर होगी बात? मतलब अगर मैं किसी, जैसे मान लो दो ऐसे दोस्त हैं, है ना, जस्ट टू गिव एन एनालॉजी, अगर दो अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं तो उनको उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सेम वे कि ये इन दोनों के बीच में भी घनिष्ठ मित्रता है, इसको तोड़ने के लिए हम एनर्जी देंगे, ठीक है। हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना क्लियर हो चुका है, ठीक। अच्छा, अब एनर्जी कैसे देनी है? यहां पर अगर तुम देखो, ये K तो देखो कांस्टेंट है, जो Q1 है वो क्या है? Z इंटू ई, हाँ है ना। और ये क्या है? E के बराबर Z, एक्सक्यूज मी, Z जो है वो तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ZE मतलब बेसिकली Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इज द चार्ज, तो Q1 इज ZE। तो मैं इसको लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, वन इज Z एंड अनदर वन इज R। तो Z क्या बताएगा? विच एटम, भाई कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब किस एलिमेंट की बात हो रही है ना, किस एलिमेंट के लिए हम इस फोर्स की या इस एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो, ठीक है, हमें वो देखना पड़ेगा। अनंत बेटा, यू डोंट नीड टू प्रेजेंट यार। वेयर वाज आई? हाँ, तो Z, E एंड E, ठीक। यहां पे हम देख चुके हैं Z पे डिपेंड करेगा ये फोर्स, और जितना ज्यादा या कम फोर्स होगा उतनी ज्यादा या कम एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, इतना क्लियर है? ठीक है जी, ठीक। तो यहां पर इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक। और दूसरा R का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो कि हम निकाल रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है? कि कौन से शेल में है या कौन से सब शेल में है, ठीक है ना। अगर फोर्थ शेल में होगा तो वो थर्ड से तो दूरी होगा ना, ठीक है। तो विच शेल और सब शेल, ठीक है जी, इतना क्लियर रहेगा? गॉट इट? ठीक है जी। तो ये लिखा। अब इसमें देखो, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो रिमूव करके कहां तक लेके जाना है? रिमूव करके इंफिनिटी तक लेके जाना है, रिमूव करके इंफिनिटी तक लेके जाना है, ठीक है। रिमूव करके इंफिनिटी तक लेके जाना है। गॉट दिस? किस एटम की बात कर रहे हैं हम? एटम, अब देखो भाई, एटम यूजुअली एक ग्रुप में होगा, है ना। अगर सॉलिड में होगा तो भी ग्रुप में होगा, लिक्विड में होगा तो भी ग्रुप में होगा, ठीक। हम यहां पे बात कर रहे हैं एक गैसियस एटम की, जो कि आइसोलेटेड है, मतलब उस एटम के अलावा और कोई एटम है ही नहीं, ठीक है। तो गैसियस आइसोलेटेड एटम, ध्यान रखना। तो किसको मूव कर रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा कि R मतलब कौन सा शेल है, ठीक है। कहां मूव कर रहे हैं? इंफिनिटी तक। और किस एटम से मूव कर रहे हैं? एक गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है। तो ये लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, सो टू से लिखो। सिंस द न्यूक्लियस, डेफिनेशन नहीं मतलब ये इसके बारे में कुछ लिख लो। सिंस द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर, सिंस द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड, अट्रैक्ट ईच अदर बीइंग ऑपोजिटली चार्ज्ड,
there will be attraction between them, there will be attractive force between them, ठीक है ना। attractive force किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इससे। फिर इसके बाद तुम ये लिख सकते हो F = kz e square upon r square, ठीक है जी। this attractive force will depend upon z, this attractive force will depend upon z क्या है, z will show which element, है ना, will depend upon which element, मतलब हर एलिमेंट के लिए ये फोर्स या जो एनर्जी है डिफरेंट होगी, ठीक। नेक्स्ट लिखो which electron का मतलब which shell the electron is being removed from, which shell the electron is being removed from, तो R रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से शेल से रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब इसको रिमूव कहां तक करना है, तो लिखो we need to remove it till infinity, मतलब infinity का मतलब क्या हुआ, वो डिस्टेंस जिस पे इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा, जीरो इंफ्लुएंस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मतलब के बीच में ये फोर्स जीरो हो चुका होगा, इस न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होगा। इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ, तो इलेक्ट्रॉन नीड्स टू बी रिमूव टू इन्फिनिटी एंड फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। और जो इलेक्ट्रॉन यूजुअली रिमूव्ड होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने आर को यहाँ पे एक तरीके से कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यूजुअली आउटर मोस्ट वाला निकलेगा पहले, अंदर वाला नहीं, आउटर मोस्ट वाला पहले निकलेगा, ठीक है। तो हमने आर को एक तरीके से फिक्स कर दिया कि भाई किससे निकलेगा, आउटर मोस्ट वाले से। हालांकि हर एक के केस में वो आर डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ लें तो वो आर फिर फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 281 मतलब KLm, ये m शेल में है, मतलब n = 3 वाले शेल में है ना। तो इससे इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा सबसे पहले, इनमें से किसी को नहीं छेड़ा जाएगा, सिर्फ इसी को निकाला जाएगा। तो इसका डिस्टेंस Na के न्यूक्लियस से तो कांस्टेंट है ना, तो एज सून एज वी चोज Na को जैसे हमने चूज कर लिया तो R जो है वो फिक्स हो गया। गॉट दिस, ठीक है जी। नाउ राइट द डेफिनेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, energy required to remove electron of the outermost orbit to infinity from isolated gaseous atoms, क्लियर होगी बात, ये इसकी डेफिनेशन हुई, ठीक। दूसरी चीज अगर तुम देखो यहाँ पर, ये मैंने एक एटम के लेवल पे ही डिफाइन कर ली है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट, अगर इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट करूं, यहां पर अगर तुम देखो जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है, ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में है, इसका क्या बनना है, आयन बनना है प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो गैसियस आइसोलेटेड, ठीक है, गैसियस आइसोलेटेड एटम एंड दिस इज द आयन, क्लियर होगी बात। और इसके देखो, क्योंकि अब एक इस चीज के भी ऊपर बात कर लेते हैं, हमने अट्रैक्टिव फोर्स, तो हम जोर लगाएंगे, हम उस पर एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी बेसिकली इसको देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो एनर्जी देने वाले के लिए हम, अगर मैं इस रिएक्शन के अबाउट जो एनर्जी चेंज है उसको डेल्टा H से रिप्रेजेंट करूं, डेल्टा H क्या कहता है, चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी को मैंने क्या कहा, अभी के लिए एनर्जी ही मानो, तो एनर्जी चेंज, इस रिएक्शन के लिए कुछ एनर्जी चेंज होगा। तो भाई अगर रिएक्शन में एनर्जी चेंज हो रहा है तो वो या तो एनर्जी इंक्रीज, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, या वो रिएक्शन एनर्जी देगी, या तो हमको देनी पड़ेगी या हमको मिल जाएगी। या रिएक्शन के टर्म्स में देखे या रिएक्शन के पर्सपेक्टिव से देखे, या तो रिएक्शन एनर्जी देगी या रिएक्शन एनर्जी लेगी, यही तो दो पॉसिबिलिटीज है ना, या तो एनर्जी देगी या एनर्जी लेगी, ठीक है। तो अगर एनर्जी देगी तो हम कहते हैं डेल्टा H इज नेगेटिव, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इस रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो हम कहेंगे डेल्टा H इज पॉजिटिव, और इसको बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इसका एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और इसका एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है बेटा। ये हालांकि ये बिल्कुल नए से शायद लग रहे हो, मुझे लगता है तुमने पिछले वाली क्लासेस में पढ़ा ही होगा, बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको इतना ही बेसिक मानो अभी के लिए, क्योंकि ये इसको मैं अच्छे से डील करूंगा थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक। तो अगर किसी रिएक्शन से
देखो एनर्जी तो निकलेगी ना, एनर्जी का कुछ ना कुछ एक्सचेंज तो होगा, निकलेगी नहीं, एनर्जी का कुछ तो कुछ एक्सचेंज होगा। वो एक्सचेंज कैसा हो सकता है? नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज हुई उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई डेल्टा एच को पॉजिटिव कहेंगे, उसे एंडोथर्मिक कहेंगे। यहां पर क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब वो ये जो रिएक्शन है इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। हम अगर दे रहे हैं तो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, अगर रिएक्शन एनर्जी देगी मतलब रिलीज करेगी तो हम एनर्जी लेंगे, हम मतलब दी सराउंडिंग बेसिकली। ठीक है, ओके। सो यहां पर इस केस में डेल्टा एच जो है वो इन पर्टिकुलरली पॉजिटिव है, डेल्टा एच जो है वो इन पर्टिकुलरली पॉजिटिव है। तो ये चीज लिख सकते हो दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवेरिएबली पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवेरिएबली पॉजिटिव, हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, अब आगे की बात करते हैं भाई। ठीक है, यूनिट्स देखो, यूनिट्स क्या है इसमें? यूनिट्स इसकी काफी सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ 3 ही डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एक एटम के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफाइन किया, और एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी की यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है ना, तो अगर इसकी यूनिट देखी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगी। ठीक है, क्लियर होगी भाई बात? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, गॉट इट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, और अगर मैं इसको किलो जूल में लिखना चाहूँ तो मैं किलो जूल पर मोल कर सकता हूँ, या किलो कैलोरी पर मोल कर सकता हूँ, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल्स टू 1 किलो जूल पर मोल। सॉरी 1 नहीं, 96। ये हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आई थिंक काफ़ी सारे लोग बाय बाय हो गए, कोई बात नहीं, उनके लिए तो रिकॉर्ड हो ही रहा है लेक्चर। गॉट इट? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये तुम नोट डाउन कर लो, और अगर नोट डाउन नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, गॉट इट? ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। देखो भाई, ये मिटा रहा हूं मैं। चलो मान लो मैं Na की बात करूं, अगर मैं Na से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, अगर ऐसा कुछ है, ध्यान से देखो, अगर ऐसा कुछ है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इस रिएक्शन के अबाउट या इस प्रोसेस के अबाउट जो एनर्जी चेंज होगा मैं उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये तो चलो गैसियस आयन है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में था। क्लियर है? तो आई कैन नेवर से दिस, आई कैन नेवर से दिस, ये ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको गैसियस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये प्रोसेस के अबाउट जो एनर्जी है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। इस प्रोसेस के अबाउट जो एनर्जी है उसको हम डेल्टा एच सब्लिमेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन का प्रोसेस अगर किसी को नहीं पता हो तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, अगर तुम किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दो तो उसके अबाउट या उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, और उसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये तो तुम्हारा डेल्टा एच सब्लिमेशन आएगा, और यहां पे डेल्टा एच आयनाइजेशन आएगा। ठीक है, गॉट इट? ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है यहां से जो चेंज आया है, तुम अगर देखो तो हम इसको एक एटम से, आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारे पास नहीं होता है क्या? या ये कभी तुमने देखा नहीं क्या? ये तो होता है ना, वी नो दैट कि Mg जो है Mg2+ बनाता है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हम ये एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो इसको एनर्जी डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, Mg प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें से, मतलब पहले स्टेप में तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और फिर इस वाले से नेक्स्ट स्टेप में तुमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो जो ऊपर लिखा है वही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, जो ऊपर लिखा है वो आएगा कि नहीं आएगा? तो इस प्रोसेस को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है जी, मैंने कहा कि ये जो प्रोसेस हुआ है फर्स्ट वाला,
इसके अक्रॉस जो आयनाइजेशन की एंथैल्पी है उसको मैं बोलूंगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसे मैं बोलूंगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, ये क्या है, +1 आयनाइजेशन से +2 आयनाइजेशन में जा रहा है, इसको मैं कहूंगा IE2। ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए कि किसी में M2+, ये Mg नहीं है, ध्यान रखना, M2+ से मैं M3+ में लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसके अबाउट जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको मैं कहूंगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है भाई। जब हम एटम से निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पहली है ना, पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो थर्ड, ऐसी फोर्थ फिफ्थ। हालांकि फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम इन तीनों की ही बात करते हैं क्योंकि ये फिर भी मैनेजेबल होती है। अगर तुम फोर्थ फिफ्थ पे चले जाओगे तो बहुत ही ज्यादा दी आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती, उतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती, तो हम यहाँ तक ही बात करते हैं। ठीक है, तो इस सबको हटा के, इसको हटा के, ये तो पिछले वाले का पार्ट है, हेडिंग डालो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। और इसमें इंस्टेड ऑफ, ये तो एग्जांपल चाहे तुम नोट कर लेना, सक्सेसिव के नीचे राइट दिस M2M+, इसके अबाउट क्या होगी IE1। तो ये क्या है, डेल्टा H जो है यहाँ का, डेल्टा H इस प्रोसेस के अबाउट जो डेल्टा H है दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना ये पॉजिटिव होगा। ठीक, M+ to M2+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा, इसका डेल्टा H जो होगा वो होगा IE2 के इक्वल। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। और लास्ट जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं बट डेफिनेटली वी डोंट वांट टू, है ना, क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं रह जाती वो चीज़ें। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू IE3, ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसमें लिखो व्हेन, ये एज एन एग्जांपल लिख लेना चाहे तो। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम a gaseous isolated atom, that enthalpy change या that ionization enthalpy, IE करके लिख लेगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, that IE will be called first ionization enthalpy, first IE या IE1। ठीक है, सेकंड लिख लो, when an electron is taken out from a unipositive gaseous ion, the ionization enthalpy is second ionization enthalpy, मतलब IE2। सेम वे तुम थर्ड वाले के लिए भी लिख सकते हो कि डाई पॉजिटिव आयन से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होगा, जो डेल्टा H होगा, वो IE3 होगा। आई एम लीविंग दिस टू यू, तुम लिख सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें, एक एक करके देखें द टर्म, एक एक करके चीज देखते हैं। अगर मान लो उसने कहा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फला या आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M, ऐसे करके वो बोलता है, जब वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब तुम क्या अज्यूम करोगे कि वो फर्स्ट है। ठीक है, अगर उसने मेंशन नहीं किया कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो तब तक तुम क्या अज्यूम करोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, तो लिखो when the term IE is given, without first, second or third, etc., that means the ionization enthalpy in question, is first ionization enthalpy। ठीक है, ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा, आई होप कि तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक बार इसको कर लूं तो फिर तुमसे पूछूंगा कि तुमको क्या समझ में आया, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। इसमें जो हमारे पास आता है वो ये है कि IE1 विल ऑलवेज बी लेस देन IE2 ये है, ये ट्रू होगा, ये यूनिवर्सल है, मतलब ये हमेशा ट्रू होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, तो कैसे, अगर मैं M से M+ की बात कर रहा हूँ, IE1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो तुम्हारा कुछ न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं M+ की बात करूँ और M2+ की बात करूँ
है ना, तो इसके अबाउट जो एनर्जी होगी वो IE2 होगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे आयन बन चुका है, M से M+ बन चुका है। अच्छा, M का अगर Z इफेक्टिव 1 है तो M+ का कितना होगा, Z इफेक्टिव 2, समझ लो। तो Z इफेक्टिव 2 जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा Z इफेक्टिव 1 से। ये हमने पहले भी देखा है आयनिक रेडियस में या आयंस पे हमने देखा था कि भाई Z इफेक्टिव जो होता है वो आयंस का हायर होता है। किसका, कैटायंस का, नॉट एनायंस का। कैटायंस का Z इफेक्टिव हायर होता है। क्यों होता है, दोबारा से बता रहा हूँ कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन क्राउड अभी कम हो गया और जो न्यूक्लियस का पुल है ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। अगर बढ़ गया है तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लेगा, तो साइज थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो Z इफेक्टिव जो है वो यू कैन सी दैट इट इज हायर देन दिस, ठीक है। तो M+ का तो हायर होगा। मान लो मैं M2+ की बात कर लूं, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें दोबारा से बता रहा हूं। Z इफेक्टिव हायर कैसे होगा, समझ में आ गया भाई। इलेक्ट्रॉन्स अभी निकल चुका है ना, तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो सिग्मा है जिसको स्लेटर्स कांस्टेंट बोलते हैं या शील्डिंग कांस्टेंट होता है वो कम हो चुका होगा, तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अगर Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो पुल बढ़ जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो डेफिनेटली पहले से ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो Z इफेक्टिव 2 विल बी ग्रेटर देन Z इफेक्टिव 1। सेम वे M2+ में अगर मैं Z इफेक्टिव 3 की बात करूं तो ये इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो Z इफेक्टिव 3 विल बी ग्रेटर देन Z इफेक्टिव 2। अब क्योंकि ऐसा है तो इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली आसान है, इस वाले केस में थोड़ा और मुश्किल है और इस वाले केस में थोड़ा और ज्यादा मुश्किल है। तो जैसे जैसे मुश्किल बढ़ेगी वैसे वैसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए IE3 विल बी ग्रेटर देन IE2 विल बी ग्रेटर देन IE1। अगर IE4 की बात करें तो डेफिनेटली वो IE3 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, गॉट दिस, ठीक है जी। अब लिखो, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। बिकॉज एज द कैटायन इज फॉर्म्ड its Z effective increases, ठीक है, its Z effective increases and higher charge means higher Z effective, higher charge means higher Z effective, ठीक है ना। ये हम देख चुके हैं, इस वाले के केस में Z effective ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, इसका कम चार्ज है, इसका ज्यादा चार्ज है, ठीक है। ये हम कैटायंस के इसमें बात कर रहे हैं, देखो। therefore it will be more difficult to take an electron from an ion than an atom. That means therefore it will be more difficult to take an electron from an ion than from an atom, ठीक है ना। आयन से निकालना मुश्किल होगा than an atom, ठीक है। That means IE1 is less than IE2। लिखो then again, and it will be even more difficult to take an electron. It will be even more difficult to take an electron from an ion of higher charge than lower charge. तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने से ज्यादा डिफिकल्ट होगा, है ना। इस केस में ज्यादा डिफिकल्ट होगा इस केस से, गॉट दिस। गॉट इट, ठीक है जी। अब लिखो इसमें, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन it is difficult to remove an electron because of increased Z effective, hence IE increases। क्लियर हो गया। तो सक्सेसिव के बारे में सब चीजें पता चल गई तुमको। ये ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज सेम एटम के लिए, मतलब ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब तुम अगर इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी और की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से के साथ कंपेयर करो तो वो कंपैरिजन के लिए ट्रू नहीं है, बट सेम एलिमेंट के आयंस की या एटम्स के लिए अगर तुम करोगे तो ये ट्रू है। क्लियर होगी बात। तो ये चीज भी लिख लो, ट्रू फॉर एटम्स और आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट, ये लिख लिया। अब बात करते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि Z इफेक्टिव कह रहा हूं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला लिखो साइज ऑफ द एटम स्लैश आयन, ठीक है। एटम या आयन का जो साइज होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो या फिर तुम उसको एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हो। साइज ऑफ एन एटम की जगह तुम इसको एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा हूँ कि IE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज और एटॉमिक रेडियस, ऐसे लिख सकते हो तुम।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, अच्छा क्यों होगा ऐसा? अभी अगर तुम देखो, अभी अभी मैंने बताया कि भाई m जो है, मान लो m और n है, m और n, m और n का साइज, मतलब m का साइज बड़ा है, n का साइज छोटा है, ठीक है? तो m का अगर साइज बड़ा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होंगे। अगर दूर होंगे तो न्यूक्लियस की जो इन्फ्लुएंस है, न्यूक्लियस की जो इन्फ्लुएंस है उस इलेक्ट्रॉन पे जो बिल्कुल बाउंड्रीज पे है, उसकी इन्फ्लुएंस कम होगी, लेकिन इस वाले केस में न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस इस पे ज्यादा होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कम है, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू दिस। हालांकि और फैक्टर्स भी हैं, बट फॉर द टाइमिंग अगर तुम मानो कि इनके ये चार्जेस जेड इफेक्टिव जो है वो कंपेरेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले, जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो बड़े एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना आसान होगा और छोटे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको चाहे तो तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई F क्या था, F वॉज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 Q2 मान लो इसका जो इनके बीच में जो या इनकी जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो बात किस पे आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ R पे। अगर R पे आ गई बात, तो जिसका R छोटा होगा उसके लिए F बड़ा होगा, है ना, एंड वाइस वर्सा, जिसके लिए R बड़ा होगा उसके लिए F छोटा होगा, जिसके लिए F बड़ा होगा उसके लिए IE भी बड़ा होगा, और जिसके लिए F छोटा होगा उसके लिए IE भी छोटा होगा, है ना, ये हम देख चुके हैं। तो लिखो इसमें हायर द साइज, हायर द साइज, हायर द साइज, greater the value of IE, greater the value of, greater the value of IE, because lower the force of attraction, because lower the, या लिखो क्या लिखा मैंने, higher the size या bigger the size, lower the force of attraction, lower the ionization enthalpy। इस तरीके से लिख लो, इतना लिख लो बस, बहुत है। क्लियर होगी भाई बात ये? तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी, इसमें डिफिकल्ट। नेक्स्ट लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, भाई जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा वो उतना टाइटली पकड़ के रखेगा और उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल, इसलिए IE उतनी ज्यादा। तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हो, IE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो हायर द जेड इफेक्टिव, हायर या हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब टाइटली, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टाइटली हेल्ड, टाइटली हेल्ड, और इंक्रीज इन FOA, हाँ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो हायर दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर होगी बात? ठीक है, इतना हो गया। अब लिखो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल, ये थर्ड पॉइंट है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ द शेल और सबशेल, सबशेल और इलेक्ट्रॉन नहीं ऑर्बिटल। देखो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल। देखो भाई अगर तुम ध्यान से देखो S P D F, S जो होता है क्लोजेस्ट होता है न्यूक्लियस के, और ये क्या होता है, फारदेस्ट होता है। हालांकि तुम GH भी बोल सकते हो, सर G तो इससे भी ज्यादा होता है, H इससे भी ज्यादा होता है। तो मैं जो हम पढ़ चुके हैं, जो एक्चुअली में जिनका यूज है कुछ, मैं उन्हीं ब्लॉक्स के बारे में, उन्हीं सबशेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। G सबशेल होता है लेकिन उसमें आज तक कोई इलेक्ट्रॉन देखा नहीं गया है ना, तो वहां पे हम बात करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ये क्लोजेस्ट है और ये फारदेस्ट है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर ये क्लोजेस्ट होगा, अगर ये क्लोजेस्ट होगा तो ये यूं समझो कि इसने पेनिट्रेट ज्यादा किया हुआ है सेम शेल में, ये सब सेम शेल में, किसी भी एक शेल में ये सबसे क्लोजेस्ट होगा ना न्यूक्लियस के, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। अगर ये क्लोजेस्ट है तो हम कहेंगे हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी क्या होगी, क्योंकि दूर है तो ये लोवेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है जी, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, लोवेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, गॉट इट। और जिसकी हाईएस्ट, देखो ये क्लोजेस्ट है तो इस पे जो न्यूक्लियस का पुल होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स पे रादर देन F वाले इलेक्ट्रॉन पे, है ना। मतलब अगर मैं 4s की बात करूं और 4f की बात करूं, एग्जांपल के लिए मैं 4s की बात कर रहा हूं और यहाँ पे 4f की बात कर रहा हूं, तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स पे जो पुल होगा न्यूक्लियस का वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4s इलेक्ट्रॉन्स पे जो पुल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये सबसे क्लोज है, वो सबसे दूर है। सेम शेल की बात कर रहा हूँ, सेम शेल में, ठीक है। तो सेम शेल में ये सबसे क्लोज है, वो सबसे दूर है, तो इसमें इसके ऊपर पुल ज्यादा होगा, उसके ऊपर पुल कम होगा। तो हम कह सकते हैं जिसकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होगी उसके ऊपर पुल भी, न्यूक्लियस का पुल भी ज्यादा होगा और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर तो हाई पुल, तो
हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस वाले में तुम देखो लोएस्ट है तो इसका लीस्ट पुल होगा, और इस पे लीस्ट पुल होगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? लीस्ट। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इसमें लिख लो द क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, द क्लोजर द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, द क्लोजर द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, द मोर पेनिट्रेटिंग पावर इट हैज, द मोर पेनिट्रेटिंग पावर इट हैज। ठीक है, तो हायर द पेनिट्रेटिंग पावर, हायर द पुल, हायर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो दैट IE पेनिट्रेटिंग पावर या फिर क्लोजनेस। ठीक है, हालांकि मैं ये क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस भी लिख सकता था, लेकिन मैंने पेनिट्रेटिंग पावर इसलिए लिखा क्योंकि इसी में नहीं, तुम आगे भी इस चीज का बहुत यूज देखोगे पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है जी, नाउ लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट वन। ठीक है, तुम्हारे पास कौन कौन से हो गए भाई? साइज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, पेनिट्रेशन पावर हो। ठीक है जी, नेक्स्ट विल बी, तो अच्छा इसमें एक चीज और रह गई, वो ये है कि अगर मैं इसकी IE की बात करूं तो इसकी हाईएस्ट होगी, इसकी कम होगी, फिर इसकी। ठीक है जी, ये रह गया। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उस पे कैसे डिपेंड करेगा? याद होगा तुम्हें, मैंने हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड के बारे में कुछ बताया था। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड मैंने कुछ बताया था इनके बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं CR की, तो ये क्या होता है? 4s1 और 3d5। ये जो यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका सबशेल का, ये काफ़ी स्टेबल होता है, इसको डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं फुली फील्ड की बात करूँ, लेट्स से Zn की बात करते हैं, तो Zn में क्या है? ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ओके, हाफ फील्ड फुली फील्ड, ये क्लियर है? ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, ये वाला मैंने बताया था हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला मैंने बताया था फुली फील्ड है तो स्टेबल होगा। इसका रीजन हम जानते हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट नाउ। नाउ क्योंकि कोई चीज़ स्टेबल होगी तो उसको डीस्टेबलाइज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल लॉ है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको डीस्टेबलाइज करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, या उसको खुद डीस्टेबलाइज होने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? जैसे तुम्हारा कंफर्ट जोन होता है, अगर तुम्हारा कंफर्ट जोन में तुम हो, तुम्हें वहां से निकालने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक, सेम वे से, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको डिस्टर्ब करने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मेरे को इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड हुए किसी एटम या एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, कुछ सबशेल्स, ऐसा नहीं है कि अंदर भी फुली फील्ड होते हैं, नहीं, मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको डिस्टर्ब कर पाना मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसकी ज्यादा होगी। ये क्लियर हुआ? तो इसमें लिखो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और सबशेल्स आर मोर स्टेबल, आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है, देयरफॉर इट इज मोर डिफिकल्ट, देयरफॉर इट इज मोर डिफिकल्ट टू टेक, therefore it is more difficult to take an electron, therefore it is more difficult to take an electron out of such subshells, hence their ionization enthalpy is unusually high, hence their ionization enthalpy is unusually high। ठीक है ना? तो हाफ फील्ड तुम किसको कहोगे? हाफ फील्ड के एग्जांपल्स हो गए P3 D5 F7, है ना? S की बात नहीं करते, S में 1 और 2 तो हमेशा लगा ही रहता है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है, और F14, क्लियर होगी बात? ठीक है, अब जरा ट्रेंड्स की बात करते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया हमें? हाउ मच टाइम हैज़ गॉन बाय? ठीक है, अभी हमारे पास काफ़ी समय है, अराउंड 15-20 मिनट्स हैं, तो थोड़े बहुत तो कर ही सकते हैं। ट्रेंड्स की बात करते हैं इन जनरल। लिखो ट्रेंड्स, पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स
हम पीरियड और ग्रुप दोनों में करेंगे। तो पीरियड पे देखो, पहले पीरियड में क्या होता है भाई, लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये इन जनरल बोल रहा हूं, हालांकि इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस आएंगे और वो सारे के सारे एक्सेप्शंस मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। इन जनरल अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज। अच्छा, ग्रुप पे अगर देखो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर तुम देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है ना। तो क्या होगा, आई ई, अच्छा ठीक है, जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट होता है, लेकिन साइज क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, बट साइज इंक्रीजेस, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज इंक्रीज करेगा तो आई ई डिक्रीज करेगा। क्लियर होगी भाई बात, ठीक है। तो इसमें लिख दो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आई ई इंक्रीजेस, आई ई इंक्रीजेस, therefore highest ionization enthalpy, highest IE will be that of highest IE will be that of inert gases, ठीक है। नीचे नेक्स्ट लिखो, from top to bottom in a group IE decreases, from top to bottom in a group IE decreases, ठीक है। it will be least for the last element of each group, it will be least for the last element of each group। तो अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूं तो तुम्हारे जैसे NE है, तो सेकेंड पीरियड में या P2 में अगर तुम बात करो तो NE की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए P2 में, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं टॉप टू बॉटम, तो मैं फर्स्ट ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, तो उसमें सीजियम की होगी, है ना। तुम कहोगे सर फ्रांसियम, मैं कहता हूँ फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है, गॉट इट। चलो ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, पीरियड 1 to 3 का आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरा चेक करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स फर्स्ट, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे P1 देखते हैं, P1 P2 P3, यहाँ पे क्या है, H है और He है, ये तो सिंपल दिख रहा है भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, और ये इनर्ट गैस भी है, तो इनर्ट गैस है तो इसकी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, तो इसमें कोई तो शक ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो पीरियड है तो कहाँ से शुरू हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। Ne का तो तुम जानते हो कि Ne डेफिनेटली सबसे ज़्यादा होगा, गॉट इट। अच्छा, हम कह चुके हैं कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो आई इंक्रीज करेगा, तो इधर जाते जाते आई क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, हाँ है ना, ठीक है जी। अच्छा, तो ऐसे तो देखने पे क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन ये इनकरेक्ट है। कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको देखो तो ये क्या है 2s2, और ये क्या है 2p3, ये क्या है फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। क्लियर होगी बात, ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। तो अगर तुम इसको डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हें एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर तुम इसको डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हें एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस। क्लियर होगी बात। यहाँ पर अगर तुम देखो 2p3 है, ये हाफ फील्ड है, इस वाले केस में तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इससे भी ज़्यादा होगी, नहीं, जो उसके नेक्स्ट वाले है उससे ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना, हमेशा ही होगा ऐसा। लिखो इसमें, फॉर बी EC इज दिस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज दिस, फुली फिल्ड है, ठीक है, हेंस मोर स्टेबल। तो इसमें अगर तुम बोरॉन की बात करो तो बोरॉन क्या होगा 2s2 एंड 2p1, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली आसान होगा क्योंकि ये तो फुली फिल्ड भी नहीं, हाफ फिल्ड भी नहीं है, यहाँ पे फुली फिल्ड है, ठीक है। सेम में अगर तुम देखो 2p4 है यहाँ पे, तो 2p4 की अगर तुम बात करोगे तो इसको डिस्टर्ब करना आसान है एज कम्पेयर टू दिस। तो एक्चुअल जो इसका ये इसका वेरिएशन होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो बस कि हाँ ठीक है, इतना ये तो अपने आप से लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा P3 में देख लो, P3 में क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब, P3 में भी यही दो जगह पे होगा Mg और Al, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ NaAl Mg, SiS फॉस्फोरस क्लोरीन आर्गन, ठीक है। तो क्लियर होगी, तो ये पीरियड में तुमको पता चल गया। अब लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारा क्या कहते हैं इसे, ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप में तुम्हारा ग्रुप 1 क्या है,
ग्रुप 1 इज, नीचे लिख लेते हैं, चलो ग्रुप की बात करते हैं, G1, ठीक है। G1 में अगर तुम देखो तो लिथियम, सोडियम, के, Rb एंड CS, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे जाते जाते क्या होगा, दिस शुड डिक्रीज, आया ना, इसमें कोई एक्सेप्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज एज इट इज। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट CS इज लेस देन Rb इज लेस देन सोडियम इज लेस देन Na इज लेस देन लिथियम, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं G2 की बात करूं तो G2 में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड देन बेरिलियम, ठीक है। तो तुम्हारे 2 पीरियड और 3 पीरियड और 2 ग्रुप हो गए, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी लीस्ट है, इस वाले पीरियड में इसकी लीस्ट है, और इसके ग्रुप में चले जाओ तो इसमें इसकी लीस्ट, मतलब ये लीस्ट होते हुए भी इन सब में सबसे ज्यादा है ना। तो तुम अगर देखोगे तो जो लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सीजियम की होगी। तो लिखो लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑफ सीजियम, या सीजियम हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम, है ना। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन फोटोसेल्स, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि हाईएस्ट किस में होगी, तो देखो हाईएस्ट हम कहते हैं किसी भी पीरियड में तुम्हारे क्या बोलते हैं इनको, किसी भी पीरियड में तुम्हारे इनर्ट गैसेस की होती है ना, किसी भी पीरियड में। तो इसका मतलब कंपटीशन किन किन के बीच में होगा, इनर्ट गैसेस, और डाउन द ग्रुप जाते हुए IE डिक्रीज करती है, इसका मतलब अप द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज करनी चाहिए। तो हाईएस्ट कौन सा है, हीलियम, है ना। तो हीलियम की हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लिखो He has highest ionization enthalpy in the periodic table, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर, कुछ एग्जांपल्स अब कर रहा हूं, ये एग्जांपल्स ही हैं सारे, है ना। अब इसको कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ठीक है जी। ऑक्सीजन आयनाइज, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। अगर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है तो इसका मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 2p3 आएगा, 2s2, ये क्या होगा 2s2, 2p4, ठीक है। मान लो ये चेंज हो रहा है N+ में, N+ में चेंज हो रहा है ये, ठीक है, ये O+ में चेंज हो रहा है, क्लियर है, ये O+ में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अभी इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p2, इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p3। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके केस में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें आसान था क्योंकि इसका फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड में से कोई नहीं था, इसका हाफ फिल्ड है, इसका ज़्यादा स्टेबल था, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर तुम्हें कहूँ तो IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर हुई ये बात। और ये तुम्हारा ठीक है, यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको अगर तुम कन्वर्ट कर रहे हो इसमें, इसको कन्वर्ट कर रहे हो इसमें, मतलब पॉजिटिव चार्ज से डबल पॉजिटिव बना रहे हो, मोनो पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव, मोनो पॉजिटिव से डाई पॉजिटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन अभी निकाल रहे हो। तो इस केस में तुम इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हो, P2 से, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहाँ P3 से निकाल रहे हो, तो ये अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मुश्किल रहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मुश्किल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में IE2, ये IE2 है ना, ऑफ N विल बी लेस देन दैट ऑफ IE2 ऑफ O, ठीक, क्लियर होगी बात। तो लेट्स से हमारे पास क्रोमियम है, ठीक है, तो क्रोमियम है और मैंगनीज है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, ठीक, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि ये क्रोमियम हुआ, है ना, क्रोमियम से क्रोमियम प्लस में जाएगा, है ना। तो पहले इसका हम 3d5 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 3d5 होगा इसका और 4s2। भाई देखो ऐसा है, ये तुमको अब तक याद हो जाने चाहिए, ठीक है, अब तक तुमको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद हो जाने चाहिए, ठीक है। इसी ये हो गया। अच्छा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो तुम ध्यान से देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो इससे निकालना आसान होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो IE1 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटर, सॉरी इसका ग्रेटर नहीं, इसका ग्रेटर होगा इससे, ठीक है। तो IE1 ऑफ Mn विल बी ग्रेटर देन IE1 ऑफ क्रोमियम,
ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Cr+ Ie2 की बात कर रहे हैं अब हम। Cr+ और Mn+ की बात करते हैं। तो Cr+ Mn+ में Cr+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, 3d5 है। 4s1 तो निकल चुका, अब यहाँ पे क्या है 3d5 4s1। अब ये हाफ फील्ड है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो हम क्या कह सकते हैं दैट Ie2 ऑफ दिस इज ग्रेटर देन Ie2 ऑफ दिस। तो Cr का जो Ie2 होगा वो Mn के Ie2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि भाई कोई एक एलिमेंट है M, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके अबाउट जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू Ie1 कहलाएगी। ये तो Ie1 हुई ना, दिस इज 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इसलिए मैं इसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 400 किलो जूल पर मोल है। मान लो नेक्स्ट स्टेप है M+ से M2+ में कन्वर्ट होने वाला, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाती है, Ie2। इसको ये दी है हमें 700 किलो जूल पर मोल। अब तुम्हें ध्यान से देखोगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और तीसरा क्या है, M2+ से M3+ में कन्वर्ट होना, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। Ie3 ये कितना दिया है, 1600। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 400 किलो जूल दे रहे हैं एनर्जी, ठीक है। अगर 400 किलो जूल को तुम 96 से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो इट कम्स रफली अराउंड 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है पर एलिमेंट, पर एटम। तो बहुत कम है। यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो 96 के हिसाब से 7.1 के आसपास, 7.2 के आसपास आएगी है, 7×4 नहीं 7.4 के आसपास आएगी। तो अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी कम है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि ये दोनों का, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, एक 400 और एक 700 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ से यहाँ देखो तो यहाँ पर डबल से ज़्यादा का जंप है, डबल से ज़्यादा का जंप है। तो ये जो जंप है ये कुछ इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि भाई जब इतना बड़ा जंप हो तो हमेशा ये समझो कि आउटर शेल ख़त्म हो चुका है, अब नया शेल शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें nth शेल था और इसमें भी nth शेल था, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन nth शेल में थे, तो जो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो n-1th शेल से निकलेगा। तुम किसी एक फुली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड शेल को डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डिस्टर्ब कर रहे हो ना, तुम एक फुली फिल्ड शेल को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। गॉट दिस। तो यहाँ पर अगर तुम ये देखोगे तो एनर्जी काफ़ी कम है, यहाँ पे एकदम जंप है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी यहाँ पे तुम्हारा शेल चेंज हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये पेनल्टीमेट, ये क्या है, आउटर मोस्ट, और ये पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन उसने पूछा है कि अगर ये Ie1 इतना है, Ie2 इतना है, Ie3 इतना है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, देखो भाई यहाँ पर हमने देखा कि nth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और वो वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला वो n-1 शेल में से निकला है। इसका मतलब nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, और nth शेल का मतलब वो आउटर मोस्ट शेल, nth शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर वो कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो 2 आंसर है, ठीक है, 2 इज द आंसर। और अगर वो कहता है कि भाई इस कौन से ग्रुप में था, तो भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तुम्हारा शेल खत्म हो गया, तो इसका मतलब इस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, और किसी भी शेल में अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप 2 में था। क्लियर होगी बात। तो इसमें लिखो, इसके नीचे ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन लिख लेना क्वेश्चन करके, और इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट एंड द ग्रुप इन टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स, द ग्रुप टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें लिख दो व्हेन देयर इज अ ह्यूज जंप, लिखो इसमें व्हेन देयर इज अ ह्यूज जंप, व्हेन देयर इज अ ह्यूज जंप इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन 2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ह्यूज जंप के ब्रैकेट में लिख सकते हो मोर देन ट्वाइस, ये मोर देन ट्वाइस है ना, 1400 से ज़्यादा है, मोर देन ट्वाइस, ठीक है। दैट मीन्स दैट द नंबर ऑफ शेल्स इज चेंजिंग, तो यहाँ से n से n-1 पे आ रहा है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, ठीक है, हो गया। नाउ मतलब अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 4s2 यहाँ पे था, यहाँ पे 4s1 आ गया। अब 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उससे निकालोगे फिर अब 3
P6 मतलब थर्ड शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, उससे निकालोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट का आंसर, क्योंकि देखो भाई शेल उसने क्या बोल दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने पड़ेंगे, ये लिखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 2, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 2 एंड द ग्रुप टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स इज ग्रुप 2। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का एक्सटेंशन है। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एच है वो मुझे बताओ, तो क्या इसी प्रोसेस को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ, है ना, इसी को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। कैसे? एक हिस्सा तो यहाँ ऊपर लिखा ही है, ये जो पुरानी इक्वेशन जो दी गई थी वो मैं लिख रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, m प्लस गिव्स m2 प्लस। भाई हम इस तरीके से दो स्टेप वाइज तो लिख ही सकते हैं इसको, कि नहीं लिख सकते, है ना। तो इस तरीके से हो रहा होगा। अगर हम इसमें देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो IE1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो IE2 है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा IE निकलेगा। ठीक है, तो तुम्हारा IE निकलेगा। तो IE1 IE2 जब इन दोनों को ऐड किया तभी आया, है ना भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो m प्लस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो तभी आएगा। ठीक है, तो जब कभी भी दो रिएक्शंस को ऐड करके तीसरी रिएक्शन आ जाए, तो क्या होगा, इसका जो डेल्टा एच होगा, मतलब इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होगा वो इन दोनों के अबाउट के जो एनर्जी चेंज है उसके इक्वल होगा। तो टोटल एनर्जी चेंज फॉर दिस, जिसको हम डेल्टा एच लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी चेंज फॉर दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी चेंज फॉर दिस एंड सम ऑफ एनर्जी चेंज फॉर दिस। तो IE1 प्लस IE2। क्लियर इनफ? सिंपल है, कूल। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको हम कहते हैं हेसिस लॉ। ठीक है, हेसिस लॉ जो कि हम पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। अभी तक तुमने थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, अभी के लिए बस इतना जान लो। अगर तुम किसी दो इक्वेशन को ऐड करोगे और तीसरी इक्वेशन उससे आ रही है, तीसरी रिएक्शन उससे आ रही है, तो तुम इन दोनों की एनर्जीज का भी एडिशन कर सकते हो और फाइनल जो इसके अबाउट एनर्जी चेंज है वो आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हो दैट एनर्जी चेंज डेल्टा एच जो है, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था तुमको। ठीक है, एडिटिव होता है ये एनर्जी एडिटिव होती है। ठीक है, फॉर द टाइमिंग इतना जानो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मान लो यही चीज़ को मैं उल्टा लिख के दे दूँ, अगर मैं कहूँ कि इसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस मतलब ये हो रहा है, अब इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होगा क्या होगा, तो जब कभी भी रिएक्शन को तुम एक्जैक्टली इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो उसका जो डेल्टा एच होता है एक्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच आएगा, जैसे यहाँ पे अगर इस IE1 IE2 की बात करें, ये कितना था IE1 यहाँ पे 450 और ये कितना था 700, तो टोटल कितना आ गया 1150। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस के जो कि एक्जैक्टली ऑपोजिट है, मतलब ये इधर डायरेक्शन में है तो ये वाला प्रोसेस इधर डायरेक्शन में है ना, तो इसके लिए जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी -1150, मतलब ये एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होगी। भाई डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एनर्जी दी गई थी, इसने एब्जॉर्ब करी थी इस प्रोसेस के लिए। अगर ये प्रोसेस होगा, उल्टा प्रोसेस होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ। लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस। इनफैक्ट इसमें तो 4-5 क्वेश्चंस हम अच्छे से कर ही सकते हैं। Question first is Fe2 plus Fe3 plus Fe. Second is Mn2 plus Mn4 plus Mn7 plus Mn6 plus. Third is N minus N3 minus. Fourth is O2 minus O minus. Fifth is Sc yttrium एंड लैंथनम। ठीक है, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन इज अरेंज दीज एटम्स एंड आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर IE। IE का मतलब क्या हुआ, इससे अगर मैं Fe+ बनाऊं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इससे Fe2 से Fe3 बनाऊंगा, इससे Fe3 से Fe4 बनाऊंगा। ठीक है,
इस तरीके से ये पूछ रहा है कि हर एक के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये कहाँ थे हम, हाँ यहाँ, एक सेकंड रुको यार, ठीक है जी, क्या बोल रहा था मैं, हाँ इसमें हम बिल्कुल ऐसे नहीं जाएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो सब नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, हमने देखा था कि Z इफेक्टिव जब किसी भी कटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब किसी भी कटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका Z इफेक्टिव बढ़ जाता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। तो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IE होता है, ZD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IE होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस सब में सबसे छोटा साइज इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है ना। तो इसलिए IE सबसे कम किसका होगा, FE का, FE का सबसे कम होगा, फिर Fe2+ का होगा और फिर Fe3+ का होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो फॉर कटाइंस, यहाँ पे भी इनफैक्ट मैं पहले लिख लूँ फिर मैं तुमको इसका लिखवा दूंगा। देखो इसमें भी एक्जैक्टली होगा, जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, उसका Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर Mn की सबसे कम होगी, Mn की सबसे कम होगी, Mn2+ की उसके बाद होगी, Mn4+ की उसके बाद होगी, Mn6+ की उसके बाद होगी और Mn7+ की उसके बाद होगी। गॉट इट, ठीक है। तो अगर तुम कैटायंस लिखना चाहते हो तो फॉर लिख लो, फॉर कैटायंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट, देख हायर द पॉजिटिव चार्ज, फॉर कैटायंस लिखो हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर द IE, हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर द IE, ठीक है, क्लियर होगी बात, ऐसे लिख लो। अच्छा अब बात करते हैं इनकी, इसमें अगर तुम आयंस की बात करो, ये आयंस दोनों तीनों, जैसे जैसे तुम नेगेटिव आयन में, मतलब नेगेटिव आयन में या एनायन में चार्ज बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो साइज बड़ा होने का मतलब क्या है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका IE उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो O है, तो यहाँ O2 माइनस O माइनस O, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो अनायंस के लिए हायर चार्ज मीन्स हायर द नेगेटिव चार्ज, बेसिकली तुम हायर द नेगेटिव चार्ज करके लिखना, दैट मीन्स लोअर द IE, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही लोअर होगा। तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ कैटायंस और अनायंस के रिस्पेक्ट में, तो IE ऑफ अनायंस इज लेस देन IE ऑफ एटम्स इज लेस देन IE ऑफ कैटायंस, ठीक है। अच्छा इसको करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि अगर तुम इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, N- N और N3+, इसका कितना होगा 2p4, इसका 2p3 और इसका 2p6। अच्छा कौन सा सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको डिस्टर्ब करना उतना ही मुश्किल होना चाहिए और उतना ही इसकी IE ज़्यादा होनी चाहिए। तो IE इस हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो IE इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम कहाँ किसकी बता रहे हैं, हम N की ज़्यादा बता रहे हैं, इसकी सबसे कम बता रहे हैं। तो उल्टा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी एक ही एलिमेंट होगा, अगर एक ही एलिमेंट होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ये चार्जेस या आयंस की बात कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो लिख लो इसमें, when same element is being considered, when same element is being considered for comparison of IE, is being considered for comparison of IE, is being considered for the comparison of IE, electronic configuration ब्रैकेट में लिखना हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, ब्रैकेट में हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इज नॉट कंसिडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर नहीं होगी, ना इसमें हुई ना इसमें हुई, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो यहाँ तक तुमने लिख दिया। अब इस वाले की बात करते हैं, ये स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथनम। अगर तुम इसमें देखो तो यहाँ पे कोई लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन या कुछ ऐसा है नहीं, इसमें यहाँ से यहाँ साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि साइज़ यहाँ बढ़ता चला गया तो इसकी IE कम होती चली जाएगी। तो हम लिख सकते हैं LAYSC। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था ना, तो सब जगह मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखता आ रहा हूँ, ठीक है, मान लो। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से CU AG AU की, ठीक है ना, तो CU AG AU इसमें होना तो ये चाहिए कि भाई साइज़ यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करेगा, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करेगा, तो IE यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ करेगी और यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ करेगी। तो इसकी सबसे कम होनी चाहिए, फिर इसकी, लेकिन क्या है AU में लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इससे भी और इससे भी ज़्यादा इसकी IE आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर दिस AG लेस देन CU लेस देन AU, ठीक है। तो ये क्या जनरल ट्रेंड है, गॉट इट, ठीक है जी। कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसमें। अच्छा अब एक्सेप्शंस की एक क्वेश्चन और करें क्या, एक्सेप्शंस से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ,
इनफैक्ट पहले इसको लिख लो, फिर हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ये क्या क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर मान लो मैं तुम्हें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता हूँ, या यूँ कह लो कि 2 मैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है M+ की बात करते हैं, M से M+ की बात करते हैं, और M से M2+ की बात करते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेट्स से 520 है, ठीक है, और इसके बाद जो IE2 है ना, ये क्या है, ये IE1 है, और ये क्या है, IE2 है, ये तुम्हारी आ रही है 7290। क्लियर है, 7290 है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मुझसे कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये M+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल आयन है या ये ज़्यादा स्टेबल आयन है, कौन सा इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट आसानी से बन जाए, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट आसानी से बन रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें अगर तुम देखो तो इसमें 520 किलो जूल एनर्जी लगी इसको बनाने में, लेकिन इसको बनाने के लिए 7290 किलो जूल पर मोल लगी है, विच इज़ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स, ऑलमोस्ट 14 टाइम्स ऑफ दिस, ये इसके 14 टाइम्स है, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई, 14 टाइम्स होना बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इसमें रूल क्या होता है, वो ये है, रूल है कि अगर IE2 और IE1 में जो डिफरेंस है वो 1450 किलो जूल से ज़्यादा है, उसके इक्वल या ज़्यादा है, तो तब तुम कहोगे कि M+1 मतलब छोटी आयनाइजेशन, छोटा चार्ज वाला जो आयन है ना, छोटे चार्ज वाला जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी 1450 से कम है, मतलब डिफरेंस जो है इन दोनों का IE2 माइनस IE1 अगर 1450 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर चार्ज वाला जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें लिखो स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आयन, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आयन कैन ऑल्सो बी decided on the basis of IE, can also be decided on the basis of IE। if करके लिखना और ये लिख लेना if IE2, क्योंकि देखो IE2 हमेशा से ज़्यादा होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है। तो अगर IE2 माइनस IE1 इज़ लेस देन 1450 किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, हायर चार्ज आयन इज़ मोर स्टेबल, ठीक है जी। यहाँ पर तुम्हें एक बात लिखने को बोल रहा हूँ, उसका मतलब अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझा दूंगा, लेकिन क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा ही नहीं तुम्हारे लिए भी क्लियर है तो मैं कैसे ही बताऊँ। हायर चार्ज आयन इज मोर स्टेबल मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि M2+ इज मोर स्टेबल देन M1+, ठीक है जी। और अगर IE2 माइनस IE1 ग्रेटर देन 1450 है किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर चार्ज आयन जिसके पास लोअर चार्ज है इज मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है, ये ध्यान रहेगा, आगे से ध्यान रखना भाई, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि M+1 की जो होगी वो M2+ से ज़्यादा हो।